हेलो बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। बेटा हम लोग रियल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ चुके थे, उसके सारे क्वेश्चन भी कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था। आज हम लोग एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। एक्चुअली ऐसे पढ़ना है ना, रिलेटिव मोशन और एक पढ़ना है रिलेटिव मोशन या इसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना एक्चुअली चीजों को बहुत धीरे धीरे समझेंगे ना। चीजों को मैं चाहता तो मैं मतलब क्वेश्चन करवा देता, ये फीलिंग के नाम पे आपको जीरो चीज आती, इसलिए मेरा धर्म बनता है, मेरी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि ये चीज क्या है, इसको कैसे डील करना है, या इसका बेसिक आइडिया या कंसेप्ट दिमाग में कैसे एनालाइज करना है, ये अपने को आना चाहिए। आज के टॉपिक में बस हम लोग इस शब्द का मतलब समझ जाए ना तो भी बहुत है। इस वर्ड का मतलब समझ जाए ना, बस मतलब बस मीनिंग में समझ जाऊं ना तो भी समझ जाओ कि आप फिजिक्स के बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। इसलिए पूरा तसल्ली से डिटेल में एकदम मस्ती से के साथ बात करेंगे। देखिए, मैं ये आपकी पढ़ाते पढ़ाते समझ हो सकता है कि आपकी कम हो जाए, लेकिन रियलिटी में आप जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया की हर एक चीज़ रिलेटिव है। ये मैं नोट में और स्टेटमेंट में लिख दूं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, चाहे एवरी ऑब्जेक्ट छोड़ो, एवरी थिंग्स में लिख दिया, एवरी थिंग्स इन द वर्ल्ड इज रिलेटिव। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की तो बात हो सकता है कि आप एनालाइज, या एक बात और है, ये रिलेटिव सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, केमिस्ट्री की बात नहीं है, मैथ की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके जीवन की जुड़ी हुई बातें हैं। आप जीवन में इस चीजों को उतार सकते हैं, जीवन में आप इस चीज का कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे दुनिया में कोई भी चीज रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब भी जैसे नहीं बोलते हैं, रिलेटिव का मतलब जो आप लोग समझते हैं वही सम रिलेशन, कुछ न कुछ, हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक चीज का, बल्कि इवन दो मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात ना करूं, सारी फिजिकल चीज का बात करूं, जैसे लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सॉरोनेस हो गया, सैडनेस हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशंस हो गया, मैं दुनिया की हर एक चीज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्या मैं डिफाइन कर रहा हूं कि हर एक चीज क्या है, रिलेटिव है। हर एक चीज मेरे बच्चे रिलेटिव है, समझेंगे, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे अगर जो मैं बोल दूं कि मैं मोटा हूं, तो आपके सामने भले से मैं ये नई फीलिंग एक्सप्रेस किया, लेकिन रियल में मैं आधा अधूरा सेंटेंस बोला हूं, मैं आधा अधूरा सेंटेंस बोला हूं।
मैं रियली में मोटा हूं तो किससे मोटा हूं, और मैं मोटा हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि मैं मोटा हूंगा किसी और के रिस्पेक्ट में, और किसी और के रिस्पेक्ट में मैं बहुत पतला हूंगा, मैं बहुत पतला हूंगा। तो चीजें रिलेटिव है। तो इसका मतलब सर आप बताइए कि आप मोटे हैं कि पतले, तो ये डिसाइड करता है नजरिए पे, थिंकिंग पे, सोच पे, और किसके साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा वेट, अगर जो मान लो मेरी मास है 80 केजी, तो ये भी तो रिलेटिव है। क्या आप लोगों को ध्यान दीजिए, मैं बताया था कि 1 केजी मास का डिफिनीशन क्या होता था, कि जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट जो था, उसमें जो सिलेंडर रखा है उसका, प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय का जो सिलेंडर रखा है उसका मास 1 केजी डिसाइड किया गया। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेट अगर जो 80 केजी है, तो मेरा वेट उस सिलेंडर के वेट से 16 टाइम्स ज्यादा है मेरे बच्चे। देखो यहां पे रिलेटिव समझ में आ गया। देखो देखते रहना, मास रिलेटिव है, मेरे बॉडी का साइज इन द लेंथ, मोटा पतला लंबा चौड़ा, ये भी एक क्या है, रिलेटिव है। अगर जो मैं बोल रहा हूं कि मैं मोटा हूं, तो मैं आपको एक्सप्रेस करूं या ना करूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक वर्ड आया है, एक दिमाग में जरूर कोई बात आया होगा, कोई इंसान आया होगा जिससे मैं कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं कि मैं मोटा हूं। इसका मतलब मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, हर एक चीज रिलेटिव है। और इसी चीज को आज के लेक्चर में हम लोग समझ जाएं तो समझ जाओ कि जिंदगी के भवसागर को पार कर लिए। भवसागर मतलब तुमको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, चीजों को समझने की टेंडेंसी आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है कि मैं यू ही बड़बड़ा रहा हूं? तो इसलिए दुनिया में हर एक चीज रिलेटिव है मेरे बच्चे। आप ये, जैसे मैं बहुत खुश हूं, तो बहुत खुश हूं तो इसका मतलब क्या, मैं आधा सेंटेंस बोला, मैं रियली में बहुत खुश हूं, तो हो सकता है कि कल से ज्यादा खुश हूं, कल से कम खुश हूं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप हो सकता है कि अपने ग्रुप में, अपने क्लास में सबसे तेज होंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं और के लिए आप सबसे फिसड्डी बच्चे होंगे, सबसे लो कैटेगरी के बच्चे होंगे, सबसे कम समझने वाले बच्चे होंगे। बिल्कुल हो सकता है। और सोचिए, ये रिलेटिव का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आप लाइफ को एंजॉय करना सीख जाएंगे, लाइफ को समझना सीख जाएंगे मेरे बच्चे। समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज करो कि आपका पेपर का मार्क्स 350 है, 350 में हो सकता है कि आप 50 मार्क्स ला दिए। कितना? 50 मार्क्स, मतलब 315 का मुझे लग रहा है कि 10 से 20%, 35, हाँ 10 वही 15%, 15 से 20% के बीच में आप लाए। ध्यान से सुनते रहे ना। टोटल मार्क्स 350 का है और आप 50 नंबर ला दिए, टोटल मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ 15% ला दिए। और ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास में आपसे सबका कम नंबर होगा। आप सोचिए, उस क्लास में टॉपर होंगे, आप उस क्लास में टॉपर होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वही 350 का पेपर कहीं और इंस्टीट्यूट में दिया जाए, कहीं और क्लास में दिया जाए, तो वहां बच्चों के 250-250 नंबर आ सकते हैं, 300-300 नंबर आ सकते हैं। उसके कंपैरिजन में आप सबसे फिसड्डी बच्चे हुए, सबसे कमजोर स्टूडेंट हुए। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, फ्रस्ट्रेशन में मत होइएगा। अगर जो कोई भी चीज, किसी भी एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप में पोटेंशियल नहीं है।
आप में चीजें नहीं है, आप सिर्फ सोचने के अंतर, कहीं ना कहीं आप सोचने से सोचना नहीं जान पा रहे हैं। जैसे आपका मार्क्स अगर जो 50 नंबर आया ना, और एक बच्चे का मार्क्स आया 350 या 320, तो ऑफ कोर्स आप उसके 320 320 नंबर पाने वाले मार्क्स के बच्चे के कंपैरिजन में आपने बहुत कम लाया है। लेकिन आप उनका ये तो याद करिए कि जिन बच्चों का 30 नंबर आया, 40 नंबर आया, 60 नंबर आया, आप उनके रेस में तो हैं, उनके रेस में तो हैं मेरे बच्चे। तो ये कहानी है। मतलब आप एक मोमेंट पे, आपकी ये सोच पे डिपेंड करता है, आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपके फीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप खुश होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं। अगर जो आप चीजों को बहुत बड़ा ख्वाहिश रखे हैं और आपको कम मिलता है तो आप ऑफ कोर्स दुख होंगे, और जब आप कुछ भी ख्वाहिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी मिल जाएगा तो आप खुश रहेंगे। उसी तरह, इसी तरह, जैसे सपोज करो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है ना, अच्छा ये सर कुछ भी करवा लो, ये टॉपिक करवा दो, हमको बहुत अच्छे से आएगा, इससे बढ़िया टॉपिक तो मुझे लगता ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रुप में, जैसे आप ग्रुप है तो आपके ग्रुप का मान लो 10 लड़के होते हैं, ये जनरल बात बता रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स ये मतलब 90% केस में होता ही है। तो जैसे 10 लोगों का ग्रुप है तो हो सकता है कि आपका गलती से गर्लफ्रेंड बन गई और सभी का गर्लफ्रेंड नहीं है, तो सोचिए आप अपने ग्रुप में बहुत बड़े लेवल के हों, बहुत शानदार लेवल के हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वैसा भी तो हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड काली हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है कि देखने में ठीक ठाक नहीं लग रही हो, लेकिन फिर भी आपको इस बात से संतुष्टि होगा कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई लड़की दोस्त तक नहीं है और आपके पास गर्लफ्रेंड है, तो ये आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगा। और सुनिए, अगर जो आपके ग्रुप है और ग्रुप में सोचिए 5 लोगों की गर्लफ्रेंड है और उन सब की गर्लफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड से अच्छी है। ये देखो, दुनिया में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना तुम लोग। बहुत अच्छे से मैं आपको जिंदगी की बातें बता रहा हूं। आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, आप किसी से बातचीत चालू कर दें तो आपको जानवर तक से प्यार हो जाएगा, इंसान की तो बात छोड़िए। आप अगर जो अच्छे से किसी से 2-4 दिन बात करने लगिए, फीलिंग शेयर करिए, तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, आप घर में जा अपने कुत्ते से प्यार हो जाएगा, इंसान की बात छोड़िए। तो फेस, रंग रूप, ये डजंट मैटर। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हर एक चीज रिलेटिव है। आप उसी कंडीशन में 10 लोगों के ग्रुप में आपकी गर्लफ्रेंड थी, भले से वो काली थी, छोटी थी, नाटी थी, मोटी थी, कुछ भी थी, आपको खुशी थी। क्यों? क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं था। रिलेटिव हुआ कि नहीं? रिलेटिव शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? और यदि आपके 4 दोस्तों में गर्लफ्रेंड बन गई, उनके गर्लफ्रेंड थोड़ा मतलब बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय पर्सनालिटी, बाय थिंकिंग, बाय एनीथिंग एल्स, एजुकेशन, वो आपसे, आपके गर्लफ्रेंड से अच्छी हैं, एट द सेम इंस्टेंट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कहानी है। मैं एक और बात, यहां सारे चीजों में मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, या नहीं होता है एक कहानी स्टार्ट होने से पहले मैं एक नई नोट बताया जाता, वो मैं बता दूं कि इस दुनिया में ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको जितना मिला है उतना में खुश रहिए। नो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको 350 में से 50 नंबर मिला है तो आप खुश रहिए। आपको 350 में से आपको 250 मार्क्स लाने हैं, ऐसा एम्बिशन लाइए। लाइफ की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ, सुनिए, वो भले से मैं एग्जाम्पल बड़े बड़े दे दूं, बड़े बड़े लाइफ को रिलेट करके पढ़ाई को रिलेट करवा दूं, लेकिन लाइफ का जो एग्जाम होता है,
लाइफ के जो रिलेशंस होते हैं और जो किताबी रिलेशंस होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कम अच्छी दिखती हो तो आप हमेशा ट्राई करते रहिए दूसरे पे, नहीं, बी बिकम लॉयल ना। एंड इफ रियली इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हर देन डायरेक्टली यू हैव टू से टू हर। या अगर जो कोई लड़की, मैं लड़कियों से भी बोल रहा हूं, अगर जो आपको किसी का मतलब किसी की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही तो आप बी फ्रैंक अबाउट इट, यू कैन से ना। आप किसी को डिलीवर में नहीं डाल सकते, इट इज ए जस्ट टाइप ऑफ पाप ना, ये पाप है ना। आप किसी के फीलिंग के साथ, किसी के रिश्ते के साथ, किसी के खुशियों के साथ, इमोशंस के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है बच्चे, ये पाप है एक तरीके से, और इस पाप की सजा जरूर मिलती है, ये गारंटी है दिलीप सिंह का, इस पाप की सजा जरूर मिलती है। सर आपको कैसे एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे मिली है ना। तो ये सब बातें है ना, तो ये सारा ब्रह्मांड रिलेटिव है। हमारी खुशी, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा साउंड, हमारा कम्युनिकेशन, सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है। मेरा वेट ज्यादा है कि कम है ये भी रिलेटिव है। मेरी सोच अच्छी है कि बुरी है ये भी रिलेटिव है। मेरे बाल अच्छे हैं कि बुरे हैं ये भी रिलेटिव है। हर एक चीज दुनिया में रिलेटिव है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोशिश करना छोड़ो, लेकिन आपको जितना मिलता है उतने में खुश रहना सीखिए। सही बताऊं ना, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे, जो आदमी और जो लोग होते हैं, उनके हंसी देख के, उनकी खुशियों के देख के अपने घर की खुशियां, अपने अगल बगल की खुशियां फीकी हो जाती है। क्या होता है? फीकी हो जाती है। पता नहीं, एक शायरी है क्या कि मेरे कपड़े पे ना जाओ क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी रूह सस्ते लिबास में देखा है और सस्ते रूह बड़े बड़े लिबास में देखा है, बड़े बड़े कपड़े में। तो इसलिए डोंट जज एनीवन विद देयर क्लॉथ स्टाइल्स, पहनावे पे आप मत जाइए। तो ये भी एक रिलेटिव चीज है, ये भी एक क्या है? रिलेटिव है ना। तो खैर, हम लोग बात करना चाहें तो ये बात रियल में अब हम अपने दायरे को समेटने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए इतना 15 से 17 मिनट का डिस्कशन इसलिए आपके सामने किया ताकि आप ये समझिए कि ये हम तो पढ़ने के नाम पे फिजिक्स पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ये जो रिलेटिव वर्ड है ना, ये पूरे दुनिया पे लागू है। इसका कंसेप्ट अगर जो आपको आ गया ना, तो आप फिजिक्स तो छोड़िए, आप दुनिया की हर एक चीज को एंजॉय करना सीख जाएंगे। हर एक चीज में आप अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। खुशी मतलब लड़की नहीं, हैप्पीनेस ढूंढ लेंगे। तो ये कहानी है रिलेटिव की। अच्छा सर, अब एक काम करिए, अब इतना तो हो गया, अब आप अपने टॉपिक पे आ जाइए और थोड़ा बताइए कि रिलेटिव मोशंस के बारे में क्या हो गया। रिलेटिव तो समझ में आ गया सर। रिलेटिव का मतलब होता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज रिलेटिव। अब हम लोग चीजों पे बात करेंगे, अपने फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक बात करेंगे। तो आपको मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं बोल दूं कि जब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज रिलेटिव, तो क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव नहीं है? क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन अपने को मेनली किस पे फोकस करना है? वो करना है पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। तीसरा एक्सेलरेशन, तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन है।
देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरा ये पोजीशन है ना, ये मेरा पोजीशन है ना, ये मेरा पोजीशन है ना, ये रियल में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पोजीशन हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पोजीशन हो सकता है मेरे बच्चे। हो सकता है कि मैं आपके यहाँ से बहुत दूर होऊंगा, इस मोबाइल के यहाँ से बहुत नज़दीक होगा, कहीं और से बहुत दूर होऊंगा, मतलब मेरा पोजीशन भी क्या है, रिलेटिव है। पोजीशन भी क्या है, रिलेटिव है। ये चीजें बहुत अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप इसको समझ पाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, सब एक ही बात है। वेयर इज दैट वन, यस इट इज देयर। और कम से कम 3-4 लेक्चर में यही सब डिस्कस होगा, टेंशन मत लीजिए। आपको न आए तो आप कॉल करिए, जरूर आएगा। कितने बच्चे ना, कितने बच्चे को मैं देखा हूं, कितने लोगों को देखा हूं, या कितने बुकों में मैं देखा हूं। मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा ताकि आप की गलत भावना उस बुक के बारे में बने। ऑफ कोर्स वो देखिए, एक बात मैं बताऊं ना, सही बात बताऊं, कोई भी बुक सही या गलत नहीं होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि आप किसी भी चीज को कैसे लेते हैं ना। ये कहानी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा मैं वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले होता क्या है उसको देखेंगे, फिर और कुछ समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक, जैसे मैं लिखूंगा वही, एक ऐसा फ्रेम, फ्रेम का मतलब तुम लोग ये जान जाओ, जगह जहां से ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसी चीज, जिसको क्या बोलते हैं, सोर्स, एक ऐसा फ्रेम, जगह जहां से ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसी चीज, सोर्स को, बस। हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि इंग्लिश में लिखवा दूं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में ना आए, तो इसलिए आपको समझनी जरूरी है। ये देखिए, एक ऐसा फ्रेम मतलब एक फ्रेम, फ्रेम का मतलब आप वो जो समझ रहे हैं ना वही समझ रहे हैं। जस्ट लाइक अ फोटो फ्रेम, जस्ट लाइक आप कभी भी देखिएगा न्यूज में होता है ना, तो न्यूज में अगर जो कहीं चोरी वोरी होती है और सीसीटीवी फुटेज होता है तो उसमें उसको दिखा के ऐसे फ्रेम में डाल दिया जाता है, देखे ना। तो फ्रेम का मतलब ये होता है किसी भी चीज को हम लोग किसी एक फिक्स पोजीशन से, एक फिक्स सराउंडिंग से, फिक्स स्पेस से देखना ना। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फ्रेम का मतलब होता है स्पेस ना, स्पेस से देखना, स्पेस से देखना किसी चीज को। तो ध्यान से सुनो, जो देख रहा है उसे कहते हैं ऑब्जर्वर, और जिसको देखा जा रहा है उसे कहते हैं मेरे बच्चे सोर्स। उसे हम लोग को क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स। सोर्स, या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम के कई नाम हैं।
या तो इसको ये भी कह सकते हैं फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और भी नाम है इसके, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन या रिफरेंस फ्रेम। कुछ भी कह सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं, और या रेफरेंस फ्रेम, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं रिलेटिव टू समथिंग। लिख लो तो कुछ और बात किया जाए, पहले लिख लो तो कुछ और बात किया जाए ताकि आपको अच्छा लगे। हो गया क्या? चलो, तो मैं मिटा रहा ना। अभी तक अपने को बस क्या समझ में आया? मुझे बस इतना समझ में आया, जितना मुझे समझ में आना चाहिए उतना ही आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अभी तक आपको बस इतना समझाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक स्पेस होता है जहां से एक ऑब्जर्वर किसी चीज को देखता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से एक ऑब्जर्वर किसी चीज को देखता है, जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी चीज मतलब किसी एक सोर्स को मतलब जिसको देखना है उसको देखता है। और ये भी देखो, देखने का नजरिया भी चेंज हो सकता है, या समझिए आपको, जैसे क्या एग्जाम्पल लूं? एग्जाम्पल क्या लूं? हाँ ठीक है, जैसे अनन्या है ना, हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब अनन्या जो है वो हॉट और ब्यूटीफुल लड़की है, ये भी तो एक रिलेटिव है यार, ये भी तो रिलेटिव है। कोई लड़की हो सकता है कि तुम्हारे लिए बहुत सुंदर और हॉट लग रही हो, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बेकार लग रही होगी। ऑफ कोर्स इट कैन बी हैपन, इट कैन बी हैपन कि अनन्या किसी के लिए बहुत फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो बहुत सुंदर और हॉट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं जब आपको अनन्या से इंट्रोड्यूस करवाऊं तो आपका नजरिया अलग हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, दो राय वाली बात नहीं हो सकता है कि आपको अनन्या अच्छी ना लगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं सब कुछ रिलेटिव है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, ध्यान से सुनना। जब ये अनन्या सुंदर है तो अनन्या मान लो कि स्कूटी मुझसे बन नहीं पा रहा है यार, ठीक है ना। ये स्कूटी है और मान लो अनन्या है। अब देखना, ध्यान से देखना जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर हो ना तो बहुत दिक्कत है। और वो क्या दिक्कत है? क्योंकि जब मार्केट में उसको निकल जाओगे ना तो उसको साला 50 लोग देखेंगे। पहले तो ऐसे ऐसे नजरों से देखेंगे ना कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग देखते हैं साला। वो लोग ऐसे देखते हैं कि मैं देख के अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, उस बेचारी की तो बात ही छोड़ो ना। तो ऐसा होता है, कोई अगर जो सुंदर लड़की मार्केट में दिख जाए ना तो क्या होता है कि उसको सब लोग देखने लगते हैं, जिससे मैं बता नहीं सकता कि कितना अनकंफर्टेबल फील होता होगा बेचारी लड़की को। ये बहुत सबसे दुनिया का सबसे गंदा चीज है किसी को स्टेयरिंग करना, मतलब किसी को घूरना, एकदम गंदा चीज है। और मैं विश्वास नहीं करोगे,
ऐसा आप लोग कहोगे कि सर आप बहुत स्मार्ट हैं इसलिए बहुत फेंक रहे हैं, लेकिन सही बात बताऊं, अगर जो कोई लड़की तुम्हें देख लेना और मान लो देखती जाए भाई साहब तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाएगी, इतना तुम्हें गंदा फील होगा, इतना शर्म फील होगा कि यू कांट बी एक्सप्लेन। बल्कि ये मैं सही बात बताऊं, मैं तो ये रियल में एक फ्री का सजेशन है कि जो घूर रहा है ना उसको अच्छे से तुम घूर दो, पता चल जाएगा कि उसको कैसा फील होता है ना। तो ये आप लोग एक संस्कार नहीं, ये मेंटली आप लोग एक बात आज के बाद अगर जो बस आप इतना ही कसम खा जाए कि दुनिया में किसी भी चीज को चाहे वो अच्छा या बुरा है उसको घूरना नहीं है। हाँ एक नजर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूबसूरत आदमी को बनाया ही है देखने के लिए, लेकिन देखना और घूरना दोनों दो बात है। इसलिए आपका आज से रिक्वेस्ट है मुझसे, आज से कसम खाइए कि किसी भी इंसान को कभी घूरना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे होते हैं, तो अनन्या जा रही थी, अब इसको देखने वाले 50 लोग देखना है। एक लोग मान लो कि एक लोग यहां पे हैं, ये मान लो यहां पे हैं और ये लिफ्ट में है और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट होके, और मैं एक लोग मान लो कि यहां पे हैं कार में, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और ये मान लो कार मान लो सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ये मान लो एक्सेलरेशन वेलोसिटी मान लो एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो यहाँ पे एक और आदमी है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं हूं ना, मैं इतना मगन हूं ना कि मुझे ये दिख ही नहीं रहा है कि ये कार आ रहा है कि नहीं। मैं कहाँ हूं? ग्राउंड पे हूं, मैं ग्राउंड पे हूं और रेस्ट में हूं। हो सकता है कि यहाँ पे भी एक आदमी हो, यहाँ पे भी एक आदमी हो, मान लो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और यहाँ पे मैं दिलीप हूँ ना, मेरे पास मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। ए बी सी मैंने मान लिया यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैं मान लूँ यहाँ पे, और ये मान लो इन भाई साहब के पास हो, ये सपोज करो कि ये भाई साहब के पास ये प्लेन में है ना, ये प्लेन में है, प्लेन में है, ये डी है। अब मैं पूछूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और सब लोग देख रहे हैं ना, बिकॉज सी इज टू ब्यूटीफुल एंड हॉट, दैट्स वाई एवरीवन यूज। ये साला इसको देखो, क्या इतनी सुंदर सुंदर प्लेन में एयर हॉस्टेज रहती हैं, उसको छोड़ के इसको मिलता ना तो इसको खूब में मारता है, घम मारता है। इसको शर्म नहीं आ रही है? अगल बगल तुम माहौल बनाओ ना यार, अगल बगल इतनी सुंदर सुंदर एयर हॉस्टेज रहती हैं, उनसे प्यार से बात करो, लाइन पे खुद ही आ जाएंगी। खैर ये देखो, अब मैं पूछूंगा, पॉइंट इज दैट मैं इनके इसके लिए अनन्या कहाँ है? डाउनवर्ड, नीचे है। इसके लिए अगर जो मैं ये पूछूं, इनके लिए अगर जो मैं ये पूछूं कि ये कहाँ है, तो इनके लिए अनन्या किधर है? राइट में। इसके लिए अनन्या किधर है? लेफ्ट में। इसके लिए अनन्या किधर है? यहां पे। इसके लिए अनन्या किधर है? इधर है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, अनन्या का पोजीशन हर एक लोग के लिए अलग अलग है। ये इनसे अगर जो पूछूंगा कि बताओ अनन्या कहाँ है, तो बोलेंगे कि मेरे नीचे है। इनसे पूछूंगा कि अनन्या कहाँ है, तो ये बोलेंगे लेफ्ट में है। इनसे पूछूंगा तो ये बोलेंगे राइट में। इनसे पूछूंगा तो ये बोलेंगे ऊपर है। इनसे पूछेंगे तो इनको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इनको देखेंगे वाह, बोलेंगे हमें मालूम ही नहीं कहाँ है, मैं तो सिर्फ उसको देख ही रहा हूँ। और सही बात बताऊं, अगर जो यहाँ पे मैं यहाँ पे अनन्या का अगर जो भाई भी बैठा है, उसके लिए भी अनन्या का पोजीशन अलग ही है। इसका मतलब जो पोजीशन होता है वो भी क्या होता है? रिलेटिव होता है। पोजीशन क्या होता है? रिलेटिव होता है। देखो रिलेटिव है कि नहीं है? इससे इसका पोजीशन किधर है? पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पगले वेक्टर क्वांटिटी है,
और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकता है। अभी फिलहाल में मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं अभी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। इसके लिए अनन्या का पोजीशन अलग है, इनके लिए अनन्या का पोजीशन लेफ्ट में है, इनके लिए अनन्या का पोजीशन डाउनवर्ड है, इनके लिए अनन्या का पोजीशन अपवर्ड है। मतलब जो पोजीशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर जो हिंदी में लिखा हूं ना तो ये लिख सकते हो देखने का नजरिया, या ये भी लिख सकते हो देखने का प्लेस, देखने का प्लेस। और यही नहीं, एक और चीज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके लिए हो सकता है कि अनन्या 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी, इसके लिए हो सकता है कि अनन्या 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और इसके लिए इसके मान लो कि इसकी स्पीड अगर जो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो ऐसा हो सकता है कि इसके लिए अनन्या खड़ी होगी, इनके लिए हो सकता है कि ये आगे जा रही होगी, बहुत तेज से जा रही होगी, इसके लिए कुछ और स्पीड हो सकता है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेलोसिटी भी हो सकता है। कहने का मतलब वेलोसिटी भी क्या है, रिलेटिव है। 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 मतलब ये रियल में क्या है, ये अगर जो लिख दूं तो ये भी लिख सकता हूं फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। फिजिकल क्वांटिटी, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, देख लो, हाँ दिख रहा है। फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम, रेफरेंस ऑफ फ्रेम किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए पोजीशन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहां से चीजों को देख रहे हैं, ये पोजीशन। वेलोसिटी बताया ही, वेलोसिटी बताए, इसके लिए हो, अभी फील करेंगे, अभी बाद में हम लोग समझेंगे, ये समझेंगे कि कब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा दिख सकती है एक्चुअल से, कब कम दिख सकती है, कब जीरो दिख सकती है, कब का दिख सकती है, कब फलाना ढिमकाना। सब 6 से 7 दिन यही करने हैं, ठीक है ना। ये यही करने हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल स्पीड है उससे वो ज्यादा दिखता हुआ अपीयर हो सकता है, कम दिख सकता है स्पीड, हो सकता है कि रेस्ट में दिखे, वो सब अपीयर, वो सब फील करेंगे, वही सब समझेंगे। लेकिन फिलहाल में अगर जो मैं डायरेक्शन की भी बात कर दूं तो डायरेक्शन, इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। इसके लिए वेलोसिटी हो सकता है कि इसके लिए रेस्ट में हो, इसके लिए हो सकता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। और मैं बहुत मजेदार बात बताऊं, ऐसा हो सकता है कि इसके लिए वेलोसिटी अलग हो, इसके लिए वेलोसिटी अलग हो, इसके लिए वेलोसिटी अलग हो, और इसके लिए वेलोसिटी अलग है, तो सबके लिए चेंज इन वेलोसिटी भी तो अलग होगा। अब जब चेंज इन वेलोसिटी अलग होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अलग होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी मेरे बच्चे क्या होगा, अलग होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग होगा। इसके लिए हो सकता है कि वेलोसिटी का चेंज कुछ और हो, इसके लिए हो सकता है वेलोसिटी का चेंज और हो, इसके लिए वेलोसिटी का चेंज और हो, इसके लिए वेलोसिटी का चेंज कुछ और हो। इसलिए अनन्या को जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है, अलग अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है कि उसके वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड करे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करे। और एक बात, इसके लिए हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अलग हो, भाई इसके लिए पोजीशन अलग है, इसके लिए पोजीशन अलग है, इसके लिए पोजीशन अलग है, इसके लिए पोजीशन अलग है।
तो पोजीशन अलग अलग होने के कारण डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग लोगों से अलग अलग होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव है या डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट में आप लोग लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट। और मेरे बच्चे ये कहानी आपकी समाप्त होती है। ये कहानी आप लोग समाप्त होती है कि रियल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैं 40 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं एक काम करता हूं कि मैं चीजों को बहुत कंक्लूड कर देता हूं ना, आपके लिए चीजों को बहुत कंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। हम लोगों ने अभी तक 5 मिनट में क्या क्या डिस्कस किया। पहला डिस्कस किया कि दुनिया की हर एक चीज रिलेटिव है, दुनिया की हर एक चीज रिलेटिव है। दूसरा और हर एक चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब देखने की नजरिए पे डिपेंड करता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर जिस चीज को देख रहा है वो कहां पे है, कौन से स्पेस में है, कौन से टाइम इंटरवल पे है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या मतलब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। पोजीशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और आगे का बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि आगे की टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है। हालांकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बार और चर्चा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बार और चर्चा होगा। वो कहां होगा? आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। जब आप ये समझ पाएंगे 11th के क्लास में कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो 3 लॉ आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो एक जगह फेल हो जाता है। वो एक जगह न्यूटन के लॉ को अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। न्यूटन का लॉ पूरा का पूरा एक ऐसा कंडीशन आता है कि वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, उस मतलब गलत होने लगता है। तो उस समय भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आएगा। वहां पे भी ये सब चीजें एक बार फिर से आएंगी वहां पे, लेकिन वहां पे नजरिया कुछ और होगा, वहां पे डिस्कशन का टॉपिक कुछ और होगा, यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक कुछ और है मेरे बच्चे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं चीजें। अब सर एक बात आता है, एक क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब आप पूरा का पूरा गलत पढ़ाए। जो 1 महीना तक हमें काइनेमेटिक्स में 20 से 23 लेक्चर तक आपने एक बस को मूव करवा रहा था, एक कार मूव कर रही थी, ये कुछ भी मूव कर रहा था, आप ये तो बता ही नहीं रहे थे कि उस किस फ्रेम में। तो वो मैं बताऊंगा कि वो रियलिटी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। रियली में बच्चे अगर जो कोई भी फ्रेम डिसाइड नहीं हुआ है, अगर जो कोई भी चीज को ये नहीं बताया गया कि ये इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा ये मानते हैं कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट को हम लोग मान के चलते हैं कि रेस्ट पे है। रियली में ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है। रियली में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट और सन के चारों तरफ घूमती रहती है। खैर वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, इस टॉपिक को हम लोग यहीं समझ छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग डिस्कशन करेंगे, खूब डिस्कशन करेंगे अच्छे के लिए, ताकि आपको चीजें धीरे धीरे कंसेप्ट आ जाएं। लोगों को पता नहीं क्यों कहते हैं कि मुझे रिलेटिव मोशन आता ही नहीं, रिलेटिव मोशन। अरे आएगा कहां से? बुक में से देख के सॉल्व करोगे तो आएगा। चीजों को समझे नहीं रहोगे तो क्या सॉल्व करने से सब कुछ आ जाएगा? तो कल के क्लास में थोड़ा और एग्जाम्पल दूंगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।